नमस्कार दोस्तों। जब गजा में युद्ध अभी भी जारी है और वेस्ट बैंक में हिंसा लगातार बढ़ रही है, ऐसे वक्त में फ़लस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा जो संभावनाएं हैं ये कम हो जाती है। फ़लस्तीनियों की इस नाउमीदगी में के बीच ही यूरोप के 3 देश बतौर राष्ट्र इसे घोषित कर देते हैं, यानी कि 22 मई की बात है। 22 मई को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देशों ने फ़लस्तीन को एक नए राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया। तो ऐसे में इज़राइल के द्वारा धमकी दी गई है राजनयिक संबंध तोड़ने के बारे में लेकर। तो आइए समझेंगे डिटेल से भारत का क्या रुख है फ़लस्तीन और इज़राइल को लेकर और किस तरीके से ये जो मान्यताएं मिल रही है फ़लस्तीन क्या स्वतंत्र राष्ट्र बन पाएगा। तो सारे मुद्दे को डिटेल से समझेंगे। प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस ऐलान से जो ऐलान हुआ है 22 मई को, यूरोप के दूसरे देश पर भी दबाव बढ़ सकता है कि जो फ़लस्तीन है उसको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। दरअसल ये जो गाजा पट्टी दिख रहा है, यहाँ पर वेस्ट बैंक दिख रहा है, दोनों को ही मिलाकर फ़लस्तीन बोला जाता है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भी ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो 2 राष्ट्र सॉल्यूशन है वो इस सिद्धांत को मानना होगा। एक राष्ट्र बनेगा इज़राइल और दूसरा राष्ट्र बनेगा फ़लस्तीन। तो फ़लस्तीन है इसमें जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का एरिया आता है। तो जो गाजा पट्टी है इस पर जो रूल करता था हमास करता था। तो हमास और इजराइल के बीच में इस समय अभी भी जंग हिंसा जारी है। 7 अक्टूबर को लेकर जो घटना हुई थी, यानी कि जो हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था, बदले में जो कुछ बंदी कर लिए गए थे, इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, बदले में इजराइल ने काफी तबाही मचाई है गजा पट्टी के अंतर। तो ऐसे में तरह तरह के लोग तरह तरह के रवैया अपना रहे हैं। तो ऐसे में तो इज़राइल जैसे ही नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देशों के द्वारा मान्यता दी जाती है कि फ़लस्तीन एक नया राष्ट्र होगा। तो इस फैसले को जो इज़राइल के द्वारा कहा गया कि जो हमास है, इसका और भी हौसला बढ़ेगा और भी हौसला बढ़ेगा। ये कहीं न कहीं आतंकवाद को पुरस्कृत करने का नतीजा होगा, जो देश इज़राइल जो फ़लस्तीन है उसको मान्यता दे रहे हैं। इज़राइल की माने तो इस बातचीत के ज़रिए समझौते की जो संभावनाएँ हैं और भी घट जाएगी। यानी कि जो कहा जा रहा था इज़राइल को कि जो वार है इसे रोक दिया जाए, तो इज़राइल कह रहा है कि जो भी संभावनाएँ बन रही थी वो और भी घट जाएगी। क्योंकि करीब 139 देश 139 देश ने फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है। 10 मई को 10 मई को संयुक्त राष्ट्र के महासभा में 193 सदस्य हैं। 193 सदस्यों में से 143 यानी कि 143 सदस्य ने फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का जो पूर्ण सदस्यता है इसके दिलाने के पक्ष में वोटिंग की थी। ये सदस्यता सिर्फ संप्रभु देश को ही मिलती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में फिलहाल फ़लस्तीन को एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। पर्यवेक्षक का दर्जा मतलब एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है। कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र में अगर ऑब्जर्वर स्टेट है तो वो सदस्य तो उसका बन जाता है, लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार उसको नहीं होगा, यानी वो वोट नहीं दे सकता है। तो इसका दर्जा हासिल कर वोट देने का अधिकार उसे नहीं मिलेगा। यानी फ़लस्तीन को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी मान्यता मिल चुकी है। इसमें अरब लीग भी है। अरब लीग की तरफ से भी मान्यता दी गई है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के द्वारा भी कहा गया है कि इसको जो 3 देश के द्वारा मान्यता दी गई है वो स्वागत योग्य कदम है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे और भी ज्यादा इसका मतलब कि संभावनाएं बढ़ सकती है। तो यूरोप के कुछ देश फ़लस्तीन को पहले ही राष्ट्र के तौर पे मान्यता दे चुके हैं। जैसे में हंगरी है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है। ये सब देश मान्यता दे चुके हैं। स्वीडन, साइप्रस और माल्टा संयुक्त राष्ट्र को भी मान्यता के कुछ देश हैं जो इसे मान्यता दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा अभी भी मान्यता नहीं दी गया। अभी वो लोग असमंजस में पड़ा गया है कि किस तरीके से इसको मान्यता दिया जाए कि सॉल्यूशन हो सके और उनका दबदबा भी कायम रह सकता है। हालांकि अमेरिका के द्वारा अभी भी इस संकट जो पड़ रहा है, इस संकट को हम लोग ध्यान से एनालाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि किस तरीके से इस पर वोटिंग किया जाए, किस तरीके से इसको दर्जा दिया जाए। वहीं फ़लस्तीन के सवालों पर अगर कुछ बात किया जाए, पर्दे के पीछे की मुख्य बहस यह भी है कि दबदबा रखने वाले इन देशों में फ़लस्तीन को कब मान्यता देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। इन सब सारे बातों को ब्रिटेन और जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके द्वारा सोचा जा रहा है, अभी भी सोचा रहा है। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है, इस दिक्कत के बारे में समझते हैं। अहम सवाल यह है और इसका जवाब भी मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, राष्ट्र कि फ़लस्तीनी को राष्ट्र की मान्यता देना एक सांकेतिक कदम होगा कि रियल में उसे मिल सकता है। कुछ मुश्किल सवाल है जिस पर सहमति बनी और संतोषजनक निर्णय होगा नहीं होगा, इस पर भी बहस चल रही है।
क्योंकि इसको माना जा रहा है कि क्या अगर मान्यता दिया जाए तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, फ़लस्तीन की बाउंड्री क्या होगी, इसे एरिया कौन-सा मिलेगा, इसका जो कैपिटल्स है, राजधानी है, वो कहाँ बनेगी फ़लस्तीन की, ये बेसिक मुद्दे लगा हुआ है। अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत और इज़राइल के संबंध के बारे में एक बार इंडिया और इज़राइल के संबंध के बारे में एक बार फ़ोकस कर लेते हैं। भारत इज़राइल से महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक आयात करता है। दोनों ही देश सुरक्षा के मुद्दे पे एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारत से जुड़े कई पाठ्यक्रमों को तेल अवीव विश्वविद्यालय जो कि इज़राइल के अंदर है, हिब्रू विश्वविद्यालय और हाइफा विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इज़राइल के अंतर्गत है। इसमें कुछ भारत के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। इज़राइल में तकरीबन अगर बात किया जाए तो 14,000 इंडियंस रहते हैं, यानी कि 14,000 इंडियंस यहाँ पर इंडियन नागरिक रहते हैं। इज़राइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी, यानी भारतीय मूल के यहूदी जो हैं 85,000 तक रहते हैं। इसका पासपोर्ट धारक मतलब कि जो सभी पासपोर्ट धारक है, मतलब हर तरीके से पासपोर्ट को धारण करते हैं। वहीं भारत का फ़लस्तीनियों के अधिकार का समर्थन करने का ऐतिहासिक परंपरा रहा है, यानी भारत पहले से ही जो फ़लस्तीन है, इसको समर्थन करता आया है। अगर 1974 की बात किया जाए, 1974 में भारत एक पहला गैर अरब देश बन गया था, जो फ़लस्तीन को मान्यता दिया था। फ़लस्तीन का एक संगठन था, फ़लस्तीन मुक्ति संगठन। उसको फ़लस्तीनियों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला 1974 में भारत पहला अरब देश बन गया था। वहीं साल 1988 में भारत ने फ़लस्तीन को राष्ट्र मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया था। 1988 में भारत ने फ़लस्तीन को मान्यता दे दिया था कि फ़लस्तीन एक नया राष्ट्र बन जाएगा। वहीं 1996 में भारत ने गाजा में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसके बाद 2013 में रामल्ला में स्थानांतरित कर लिया। पहले तो गाजा में अपना कार्यालय खोला था, फिर रमल्ला जो कि वेस्ट बैंक में है, वहां पर अपना कार्यालय को स्थानांतरित कर लिया था। तो इस तरीके से अगर हालांकि बात किया जाए इजरायल और भारत के संबंधों के बारे में बात किया जाए, तो इजरायल पर जब हमला हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवादी हमला बताया था और इजरायल के साथ खड़े होने की बात भी कहा था। बाद में अक्टूबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया गया एक जो प्रस्ताव था, उसके वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया था भारत। इस प्रस्ताव में वोटिंग में हिस्सा भारत नहीं लिया था। ये वोटिंग गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी मानवीय कदमों को जारी रखने के लिए वचनबद्धता के लिए लाया गया था कि गाजा में जो मानवीय सहायता है वो प्रॉपर सप्लाई होता रहे। लेकिन भारत ने वोटिंग से परहेज किया था। फिर उसके बाद कुछ इजरायली के द्वारा जो फलस्तीनी जमीन को कब्जा किया गया था, इसको वापस इजरायल को वापस छोड़ने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। तो उस प्रस्ताव में भारत ने वोट किया था कि जो इजरायली बस्तियां हैं जो गजा पट्टी में यहाँ सब बनी है, उसे छोड़ने की जरूरत है। मतलब इन सब सारी चीजों में भारत तो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। हालांकि भारत के द्वारा जो द्विव राष्ट्र सिद्धांत है, यानी कि इजरायल और एक फलस्तीन दो राष्ट्र होना चाहिए, इसके समर्थन में वोट दिया है। हालांकि यूरोप के देश भी अब धीरे धीरे मान्यता देना शुरू कर दिए हैं। वहीं अरब लीग और जो वाईसी है, कॉपरेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाला जो देश है, इस्लामिक देश है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यूरोप के जो देश कदम उठा रहे हैं, मान्यता देने वाला जो कदम उठा रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे और भी जो देश हैं इसको मान्यता देंगे और जो इजरायल का मनमाना है, जो मनमानी रवैया इजरायल अपनाता है, उसमें कमी आएगी, ये कहा जा रहा है अरब लीग के द्वारा और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके द्वारा कहा जाता है। हालांकि भारत की जो रवैया है प्रॉपर न्यूट्रल तरीके से भारत भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानता था। ये था एनालाइज इसके बारे में, फलस्तीन और इजरायल के बारे में।